Hello students, after a long time I shared a video. Students, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. अकॉर्डिंग टू CBSE बोर्ड एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक. और बच्चों, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट भी की थी कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि उन्हें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, क्लियर नहीं हो रहा है कि कैसे पहचाने कि किसी रिएक्शन में कि टाइप कौन सा है, या उस टाइप के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल कैसे लिखें, या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कैसे करें. तो इन सब को देखते हुए इस टॉपिक पर वीडियो बनाया है. इसके बाद आपको ये टॉपिक बहुत ही आसान लगेगा, क्योंकि सबसे आसान तरीके से इसको बनाने की कोशिश की है. इसके बाद आपको लगेगा कि अरे इस टॉपिक में तो कुछ था ही नहीं, ऐसे ही परेशान हो रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, क्लास 10th के अकॉर्डिंग 5 टाइप्स के जो है हम मेनली पढ़ेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन. फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन सिंपल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ वन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन रिडॉक्स रिएक्शन. और एक और टॉपिक हमें 6th टॉपिक पढ़ना है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक. तो इन दोनों टॉपिक को भी हम डिस्कस करेंगे साथ में ही. तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब बच्चों, एक बात मेरी ध्यान रखिएगा कि कोई भी टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का हमें उसके नाम का मतलब समझ में आना चाहिए. अगर हमें उस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब पता है तो उसमें क्या कहा गया है या क्या करना है ये हमें क्लियर हो जाएगा बहुत ही ईज़िली. तो स्टार्ट करते हैं. कॉम्बिनेशन रिएक्शन, रिएक्शन इन विच 2 or more रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म वन प्रोडक्ट. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन होते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कंबाइन वर्ड मतलब होता क्या है? सम अप करना, ऐड अप करना, जोड़ना. तो 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस लेकर के उनको कंबाइन कर देंगे, जोड़ देंगे, तो जो भी नया प्रोडक्ट बनेगा. तो इस तरीके की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन. इसका जनरल कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लेते हैं. कोई ए नाम का रिएक्टेंट है और दूसरा बी नाम का रिएक्टेंट है. ये आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं AB. एग्ज़ाम्पल से इसको समझ लेते हैं. बहुत ही कॉमन एग्ज़ाम्पल है, आपके NCERT का सबसे पहला एग्ज़ाम्पल है. व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन द एयर. अब एयर में होगा क्या? ऑक्सीजन. तो व्हेन मैग्नीशियम इज़ बर्न्ड इन द एयर विच इज़ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ फॉर्म्ड. अब यहाँ इस रिएक्शन में हुआ क्या है? मैग्नीशियम इज़ कंबाइंड विद ऑक्सीजन एंड देन फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इस तरीके से 2 रिएक्टेंट हैं, कंबाइन हो गए, एक नया प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. तो इस तरीके के एग्जाम्पल्स जो हैं, इस तरीके के रिएक्शंस जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट या सब्सटेंस कंबाइन होकर के नया प्रोडक्ट बनाते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है. और भी दूसरे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि अगर बात करें हम, व्हेन कार्बन इज़ बर्न्ड इन ऑक्सीजन which is present in air, then carbon dioxide is formed. In this reaction, carbon is combined with oxygen and then the product form कार्बन डाइऑक्साइड. तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जिसमें कंबाइन होने पर नया प्रोडक्ट बनता है. नेक्स्ट, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डिकम्पोजिशन मतलब डिकम्पोज होना, ब्रेक होना, स्प्लिट होना, टूटना. तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शंस इन विच वन कंपाउंड डिकम्पोजेस इनटू 2 or more compounds or elements are known as decomposition reaction. And most important thing, it is just the opposite of combination reaction. ये combination reaction का just opposite होता है. समझने की बात है, combination reaction में सम हो रहा था, ऐड, कोई चीज़ जुड़ रही थी, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंट या रिएक्टेंट ऐड हो रहे थे.
पर डिकम्पोज में हम क्या कह रहे हैं, ब्रेक हो रहे हैं, डिकम्पोज हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं, टूट रहे हैं, तो अपोजिट हुआ। तो जनरल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देख लेते हैं। ए बी नाम का कोई रिएक्टेंट है, ये डिकम्पोज होता है और प्रोडक्ट बनाता है ए और बी, दो प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि ए बी क्या है, डिकम्पोज हो गया है, ब्रेक हो गया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में पूछे गए हैं, सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं रीज़न बेस्ड, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन का अपोजिट कैसे है, या डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट कैसे है। तो आप इस तरीके से डेफिनेशन दे करके और जनरल रिएक्शन के बाद एग्जाम्पल से इसे समझा सकते हैं कि क्यों ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन को। तो बच्चों, डिकम्पोजिशन होने के लिए किसी भी सब्सटेंस को या रिएक्टेंट को डिकम्पोज, ब्रेक या स्प्लिट होने के लिए किसी न किसी एनर्जी की नीड होगी। तो ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, अब थर्मल मीन्स होता क्या है, हीट। तो हीट क्या है, एक एनर्जी ही है। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस ऑन हीटिंग इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन। हीट से अगर कोई किसी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है तो उस तरीके का डिकम्पोजिशन कहलाता है थर्मल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट वन, व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड it decomposes into calcium oxide and कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, थर्मल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाता है। नेक्स्ट, व्हेन फेरिक हाइड्रोक्साइड इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू फेरिक ऑक्साइड एंड वाटर। जब फेरिक हाइड्रोक्साइड को हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी देते हैं तो ये फेरिक ऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है, इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग लिख कर बार बार। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड इट डिकम्पोजेस इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। सपोज कर लीजिए कि ABC नाम का ये लेड नाइट्रेट रिएक्टेंट था जो कि डिकम्पोज हो जाता है जब हम हीट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो A जो कि लेड ऑक्साइड है, B जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, C जो कि ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से बाय थर्मल एनर्जी, बाय हीट एनर्जी जो डिकम्पोजिशन होता है उसे थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। ये कुछ उसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है, रिएक्शंस इन विच कंपाउंड्स डिकम्पोज इनटू सिंपलर कंपाउंड्स बिकॉज ऑफ पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन और ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसमें होता क्या है कि ऐसे डिकम्पोजिशन जिसमें हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सब्सटेंस का या रिएक्टेंट का ब्रेक डाउन होता है, उसका वो डिकम्पोज हो जाता है दूसरे प्रोडक्ट में, तो उसको कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एंड इलेक्ट्रोलिसिस वर्ड आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक करंट और लिसिस मीन्स ब्रेक करना, डिकम्पोज करना है। तो किसी सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल इसका भी मोस्ट कॉमन, वाटर में जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आता है कि क्यों जो है ये 2:1 के रेशियो में प्रेजेंट होता है। तो जब हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस को डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइजेस को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पर हम ये बात डिस्कस करेंगे। अभी रिएक्शंस को ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन, फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। रिएक्शंस इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस बिकॉज ऑफ सनलाइट आर नोन एज फोटोलिसिस और फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब फोटो मीन्स होता क्या है, लाइट, और लिसिस मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया है, ब्रेक करना, डिकम्पोज करना। तो अगर कोई सब्सटेंस लाइट एनर्जी के कारण डिकम्पोज हो रहा है तो उस तरीके का डिकम्पोजिशन रिएक्शन फोटोलिसिस या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज पुट इन सनलाइट, तो सनलाइट से कौन सी एनर्जी मिल रही है, लाइट एनर्जी, इट डिकम्पोजेस इनटू सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस।
photographic paper has a coat of silver chloride, you know that, which turns into gray when exposed to sunlight. photographic paper के ऊपर सिल्वर क्लोराइड का एक कोट होता है. सिल्वर क्लोराइड जो कि कलरलेस होता है या वाइट कलर का होता है, जब वो सनलाइट से एक्सपोज होता है तो वो सिल्वर मेटल में और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है और इसके कारण ग्रे कलर का हो जाता है. क्यों? क्योंकि सिल्वर का कलर क्या होता है? ग्रे. तो इस तरीके से डिकम्पोजिशन जो 3 टाइप्स के थे वो क्लियर हो गए आप लोगों को. नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एज आई से, नाम से ही मतलब उसका क्लियर है. डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, तो किसी को किसी की जगह से हटाना. अब कोई किसी को उसकी जगह से डिस्प्लेस तो तभी कर पाएगा जब वो उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा. स्ट्रॉन्ग किसी भी सेंस में हो सकता है. तो अगर हम यहाँ रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे तो स्ट्रॉन्ग रिएक्टिविटी के बेस पर होगा. जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा. तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चों. द केमिकल रिएक्शंस इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट from a compound is known as a displacement reaction. Displacement reaction are also known as substitution reaction or single displacement reaction और रिप्लेसमेंट रिएक्शन. तो ये इसके कुछ नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिप्लेसमेंट रिएक्शन. किसी भी नाम से आता है तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग. अब इसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट ही क्यों कहा जा रहा है? तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट के लिए जनरल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझना ज़रूरी है. समझ लीजिए, कोई एक ए नाम का रिएक्टेंट है, दूसरा बी सी नाम का रिएक्टेंट है. जब ये आपस में रिएक्ट करते हैं तो होता क्या है कि ए इज़ मोर रिएक्टिव देन बी. ए जो है वो बी से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए प्रोडक्ट क्या बनता है? ए सी प्लस बी. बिकॉज ए जाएगा और बी को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा. क्यों? क्योंकि बी लेस रिएक्टिव है और वो ए सी के साथ बॉन्ड बना लेगा ए सी, और बी अकेला रह जाएगा. तो ए ने एक सिंगल एलिमेंट को ही डिस्प्लेस किया है, इसीलिए ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है. क्लियर हो गया होगा? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं. अब बच्चों बात यह आती है कि हम कैसे जानेंगे कि कोई एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कोई लेस रिएक्टिव है. तो उसके लिए मेटल एंड नॉन मेटल में एक रिएक्टिविटी सीरीज़ बनी है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा. तो आपके लिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट या डबल डिस्प्लेसमेंट बहुत ही आसान हो जाएगा. और इस पर क्वेश्चन आते ही आते हैं, या तो रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए या बताने के लिए कि ये कौन से टाइप का रिएक्शन है. तो देख लीजिए, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड. ऊपर से नीचे की तरफ जब हम आ रहे हैं तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ हो रही है. इट मीन्स ऊपर के एलिमेंट क्या है? ज़्यादा रिएक्टिव है. नीचे के जैसे जैसे नीचे बढ़ेंगे रिएक्टिविटी क्या होती जाएगी? डिक्रीज़ होती जाएगी. तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लेते हैं. हमने एक जिंक एलिमेंट लिया है और वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है. प्रोडक्ट बनता है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन. तो ये तो समझ में आ गया. अब ये हुआ क्या है? सिंगल डिस्प्लेसमेंट. कैसे? एक तो था जिंक हमारा एलिमेंट और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेटल कौन सा होगा? हम मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज़ यहाँ पर डिस्कस किए हैं, इसलिए हम मेटल को ही देखेंगे. जिंक मेटल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कौन मेटल है? तो हाइड्रोजन मेटल है. अब देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़ में कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है या जिंक. तो जिंक ऊपर दिया हुआ है, हाइड्रोजन नीचे दिया है रिएक्टिविटी सीरीज़ में. तो जिंक कहेगा भाई हाइड्रोजन मैं तुमसे ज़्यादा रिएक्टिव हूँ, तुमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, इसलिए क्लोरीन के साथ में मैं बैठूँगा. तो वो क्लोरीन के साथ में बॉन्ड बना लेता है जिंक और हाइड्रोजन अकेला हो जाता है. ये बिल्कुल वैसे ही है बच्चों जैसे क्लास में एक ही सीट है और कोई टीचर है नहीं बच्चों को इंस्ट्रक्ट करने के लिए. तो दूसरा बच्चा आता है और वो कहता है मैं इस सीट पे बैठूँगा. तो अगर वो दूसरा बच्चा जो बच्चा बैठा है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा तब तो वो उसको हटा देगा वहाँ से और वो बैठ जाएगा. अदरवाइज़ अगर वो उससे कमज़ोर होगा तो वो नहीं हटा पाएगा, उसे कहीं और बैठना पड़ेगा. ये बिल्कुल वैसे ही है. नेक्स्ट एग्जांपल, जिंक जब रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ में तो जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनाता है और कॉपर बनाता है. फिर से ही देखेंगे कि जिंक जो है आपका
वो तो मेटल है ही। अब कॉपर सल्फेट में मेटल कौन है, तो कॉपर है। तो कॉपर मेटल है तो रिएक्टिविटी सीरीज़ देखते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में जिंक ऊपर दिया हुआ है और कॉपर नीचे दिया हुआ है। फिर से वही बात है, जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो कॉपर से कहेगा भाई हटिए, सल्फेट के साथ हमें बॉन्ड बनाना है। तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अकेले रह जाएगा। इस तरीके से सिंगल डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reactions in which ions are exchanged between two reactants forming new compounds are called double displacement reaction। तो बच्चों, ऐसी रिएक्शंस जिनमें आयंस का एक्सचेंज होता हो बिटवीन टू रिएक्टेंट, तो आयंस का एक्सचेंज हो रहा है इसलिए डिस्प्लेसमेंट, और दो रिएक्टेंट के बीच में हो रहा है इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डेफिनेशन तो आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। अब जनरल रिएक्शन इसकी देख लेते हैं तो ये और क्लियर हो जाएगा। कोई एक AB नाम का रिएक्टेंट है, दूसरा CD नाम का रिएक्टेंट है। जब ये एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो AC एंड BD होता है। तो इसमें देखिएगा, A ने C के साथ बॉन्ड बना लिया है और B ने D के साथ बॉन्ड बना लिया है। क्यों? क्योंकि A ने डिस्प्लेस कर दिया है C के साथ में खुद को और B ने D के साथ में कर दिया है। तो ये ध्यान देने वाली बात होगी बच्चों कि हमेशा मेटल ही मेटल को डिस्प्लेस करेगा और नॉन मेटल को डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पर आयंस की बात हो रही है, तो आयंस आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, दो तरीके के होते हैं, एक कैटायन और दूसरा एनायन। कैटायन हमेशा मेटल पे होता है, पॉजिटिव चार्ज मीन्स होता है कैटायन, और निगेटिव चार्ज मतलब होता है एनायन, जो कि हमेशा नॉन मेटल पर होता है। तो मेटल को हमेशा मेटल डिस्प्लेस करेगा, इट मीन्स कैटायन को ही हमेशा कैटायन ही डिस्प्लेस करेगा, मतलब प्लस चार्ज हमेशा प्लस को ही डिस्प्लेस कर पाएगा। और बिल्कुल वैसे ही एनायन को ही डिस्प्लेस करेगा, नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा, निगेटिव चार्ज को ही डिस्प्लेस करेगा। डिपेंड करेगा कि मोर रिएक्टिव कौन है। तो रिएक्टिविटी के बेस पर एक दूसरे को डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन मेटल को ही कर पाएगा, मेटल नॉन मेटल को नहीं करेगा, या फिर नॉन मेटल को नहीं करेगा, नॉन मेटल को करेगा, मेटल को करेगा। और आयंस की बात हो रही है तो कैटायन एंड एनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज जो कि मेटल के लिए होता है, एनायन निगेटिव चार्ज जो कि नॉन मेटल के लिए होता है। क्लियर हो गया होगा। जो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच precipitate is formed called as precipitation reaction, whereas reaction in which an acid reacts with a base to form salt and water called as neutralization reaction। तो ये precipitation reaction एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ये भी जनरल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही पार्ट है। अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहलाता है, और अगर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है एसिड और बेस के रिएक्ट करने पर तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। हम 1 बाय 1 इन्हें डिस्कस करते हैं। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के अगर एग्जाम्पल देखें, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ द एक्वस सोल्यूशन ऑफ द टू सॉल्ट्स इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। अगर कोई दो सॉल्ट लेते हैं जिनका एक्वस सोल्यूशन है, इट मीन्स वो सॉल्ट वाटर में सॉल्युबल होंगे, और उनको मिक्स कर देते हैं, और मिक्स करने पे अगर प्रेसिपिटेट बनता है, प्रेसिपिटेट जो कि वाटर में क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। प्रेसिपिटेट वो होता है जैसे टेस्ट ट्यूब लिया हमने और टेस्ट ट्यूब पे जो बॉटल में सेटल डाउन हो जाए, नीचे बॉटल में बैठ जाए, तो वो प्रेसिपिटेट होता है, वो कहलाता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप लोग। फर्स्ट एग्जाम्पल, व्हेन the solution of barium chloride react with the solution of sodium sulfate, white color precipitate
ऑफ बेरियम सल्फेट इज फॉर्म्ड विद सोडियम क्लोराइड। तो अगर बेरियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन सोडियम सल्फेट के एक्वस सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और बेरियम सल्फेट वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड, तो वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, ये तो क्लियर है। लेकिन ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे है? तो यहाँ पे हमें देखना होगा फर्स्ट रिएक्टेंट जो कि बेरियम क्लोराइड है, इसमें मेटल कौन है? बेरियम। और सेकंड रिएक्टेंट जो कि सोडियम सल्फेट है, इसमें रिएक्टेंट कौन है? तो आपका सोडियम है। तो ये सोडियम जो है वो मोर रिएक्टिव है, क्योंकि आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ में देखा था सोडियम ऊपर था। तो सोडियम जो है वो बेरियम को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा और खुद सोडियम क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के NaCl बना देगा। अब बेरियम अकेला हो गया, तो बेरियम कह रहा अब मैं क्या करूँ? तो कहता है भाई जब तुमने मुझे मेरी जगह से हटा दिया तो मैं तुम्हारी जगह चला जाता हूँ। तो बेरियम सल्फेट के साथ बॉन्ड बना लेता है और बेरियम सल्फेट बन जाता है। तो ये एक एग्जाम्पल है आपका प्रेसिपिटेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है व्हेन silver nitrate, when aqueous solution of silver nitrate react with the aqueous solution of sodium chloride, then it forms white color precipitate of silver chloride and sodium nitrate। तो अगर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो एक वाइट कलर का या कलरलेस प्रेसिपिटेट बनाता है सिल्वर क्लोराइड का, साथ में आपका सोडियम नाइट्रेट भी बनता है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट रिएक्टेंट में मेटल कौन है? आपका सिल्वर है, और सेकेंड रिएक्टेंट में मेटल कौन है? आपका सोडियम है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आप लर्न करेंगे तो आप देखोगे सोडियम बहुत ऊपर है पर सिल्वर बहुत नीचे है। तो सोडियम मोर रिएक्टिव है सिल्वर से, तो सोडियम आएगा सिल्वर को उसकी जगह से हटा देगा, तो सोडियम बना लेगा NO3 के साथ बॉन्ड, तो सोडियम नाइट्रेट। अब सिल्वर कह रहा है भाई तुमने मेरी जगह ले ली तो हम तुम्हारी जगह ले लेते हैं, तो सिल्वर इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना करके क्या बना देगा? सिल्वर क्लोराइड। इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है ये। बच्चों ध्यान देने वाली बात है कि अब सिल्वर और सोडियम इस रिएक्शन में और बेरियम और सोडियम पहली रिएक्शन में मेटल थे, तो इनके ऊपर जो चार्ज था वो प्लस था, तो प्लस ने प्लस को डिस्प्लेस किया, मेटल ने मेटल को डिस्प्लेस किया। वहीं पे अगर आप देखोगे तो सल्फेट और क्लोरीन फर्स्ट रिएक्शन में और क्लोरीन और नाइट्रेट सेकेंड रिएक्शन में, ये नॉन मेटल है, इनके ऊपर माइनस चार्ज है, तो माइनस ने माइनस को डिस्प्लेस किया या एनायन ने एनायन को डिस्प्लेस किया, नॉन मेटल ने नॉन मेटल को डिस्प्लेस किया। क्लियर? लेकिन आप मेटल को ही देखते चलिएगा क्योंकि मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज आपने तैयार की है। नेक्स्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात करते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता क्या है? द रिएक्शन इन विच एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है, आयंस का एक्सचेंज करेंगे आपस में वो, और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो एग्जाम्पल, मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल आपको ये 10th क्लास में बहुत बार पढ़ने को मिलेगी। इसमें होता क्या है कि हम एक बेस लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और एक एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेते हैं, दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एक दूसरे के साथ में रिएक्ट करेंगे और एक सॉल्ट बनाएंगे जिसका नाम है सोडियम क्लोराइड, जिसे हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, साथ में वाटर रिलीज़ करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या हुआ है, ये तो क्लियर हो गया कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है क्योंकि बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। लेकिन कैसे पता चलेगा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है? तो इस रिएक्शन में देखिए बच्चों, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज है और हाइड्रोक्साइड के ऊपर माइनस चार्ज है। उसी तरीके से HCl में H के ऊपर प्लस चार्ज है और Cl के ऊपर माइनस चार्ज है।
तो क्या होगा, जब रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे आप, तो रिएक्टिविटी सीरीज में सोडियम ऊपर है और हाइड्रोजन नीचे है, तो मोर रिएक्टिव कौन है, सोडियम। तो सोडियम आएगा और हाइड्रोजन को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देगा, और सोडियम किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, क्लोरीन के साथ, तो इसलिए NaCl बन गया। अब हाइड्रोजन कह रहा है कि मेरी जगह तो क्लोरीन के साथ तो सोडियम आ गया, मैं कहाँ जाऊँ, तो ये हाइड्रोजन जो है ये चला जाता है OH के पास में और H2O बना देता है। बिल्कुल ऐसे ही ऊपर वाली रिएक्शंस भी होंगी। तो प्लस प्लस को ही डिस्प्लेस कर रहा है, माइनस माइनस को ही डिस्प्लेस कर रहा है, मेटल मेटल को ही डिस्प्लेस कर रहा है, और नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस कर रहा है। क्लियर हो गया होगा आपको ये रिएक्शन भी। तो इस तरीके से डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कंप्लीट होती है। नेक्स्ट है आपका रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन फिर से वही बात, नाम से ही क्लियर है, रिड प्लस ऑक्स। तो रिड का मतलब यहाँ पर रिडक्शन से है, और ऑक्स का मतलब यहाँ पर ऑक्सीडेशन से है। तो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं बच्चों, और जहाँ भी रिडॉक्स रिएक्शन होगा वहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हमेशा साथ में होंगे। अगर रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन भी होगा, अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा, लेकिन हमेशा ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। अगर आपको रिडक्शन तैयार हो गया है तो समझ लीजिए ऑक्सीडेशन में उसका अपोजिट कर देना है, और अगर आपको ऑक्सीडेशन प्रिपेयर हो गया है तो रिडक्शन में उसका अपोजिट कर देना है। क्लियर। देखते हैं रिडक्शन क्या होता है। रिडक्शन इज़ गेन ऑफ हाइड्रोजन, और वहीं पे ऑक्सीडेशन में हम कहें तो ऑक्सीडेशन इज़ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट हुआ। नेक्स्ट कह रहे हैं रिडक्शन इज़ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और ऑक्सीडेशन में क्या कह रहे हैं, गेन ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर। एक जगह रिमूवल हो रहा है तो दूसरी जगह गेन, और दूसरी जगह गेन हो रहा है तो दूसरी जगह रिमूवल, तो एक दूसरे के अपोजिट हुए। वहीं पे अगर फिर से अगर हम देखें तो रिडक्शन में कह रहे हैं गेन ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, और ऑक्सीडेशन में कह रहे हैं रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। नेक्स्ट रिडक्शन में कह रहे हैं कि रिडक्शन जो है वो रिमूवल है नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, और ऑक्सीडेशन में कह रहे हैं कि ऑक्सीडेशन जो है वो गेन है नॉन मेटेलिक एलिमेंट का। तो इस तरीके से आपको क्लियर होता है कि ये दोनों एक दूसरे की अपोजिट प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक, क्लियर हो गया होगा। एक बच्चों ट्रिक है इसको याद करने की भी, आप चाहे तो याद कर सकते हो इस तरीके से, लियो और दूसरा होता है जर। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। इसके लिए बच्चों इस टॉपिक के लिए मैंने अलग से भी वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इस टॉपिक के लिए अलग से वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि CBSE बोर्ड के एग्ज़ाम में से क्वेश्चन आता है, और उस क्वेश्चन में इस तरीके से आ जाता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट बताइए, या कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है कौन रिड्यूस हो रहा है। तो वो इसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन बताते तो बहुत लंबा हो जाता है और आप लोग कंफ्यूज भी हो जाते, इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है। उस वीडियो को देखने के बाद में उससे आने वाले जितने भी क्वेश्चन हैं आप इजीली कर सकते हो। कि आपको एक रिएक्शन दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन रिड्यूस हो रहा है कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है इसमें और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, या किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। इस तरीके के सारे क्वेश्चन आप उस वीडियो को देखने के बाद कर पाएंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन फिर से नाम से ही क्लियर है। एक्सो मीन्स होता है आउटसाइड और एंडो मीन्स होता है इनसाइड। अब आउटसाइड का मतलब होता है कि रिलीज़ करना, और इनसाइड का मतलब है कि एब्जॉर्व करना। थर्मिक या थर्मल मतलब आपको पता ही है कि हीट, और हीट क्या है, एक एनर्जी है। तो एक्सोथर्मिक जो है वो रिएक्शन होती है विच प्रोड्यूसेस और रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, वेयर एज एंडोथर्मिक रिएक्शन
in which energy is absorbed in the form of heat or light. क्लियर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो रेस्पिरेशन सबसे कॉमन एग्जाम्पल है. आप खाना खाते हो, उससे आप ग्लूकोज आपको मिलता है और आप सांस लेते हो, मतलब ऑक्सीजन. तो जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम रिलीज़ करते हैं, साथ में हमें पसीना भी थोड़ा आता है खाने के बाद में, तो वो वाटर के फॉर्म में. और आपने देखा होगा खाने के बाद में आपको थोड़ी गर्मी लगती है, तो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है. तो हीट एनर्जी रिलीज़ हो रही है, इसलिए रेस्पिरेशन क्या है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. एंड स्टूडेंट्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक. ज़्यादातर जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक्सोथर्मिक होती है, सभी नहीं पर अधिकतर. इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें एंडोथर्मिक के एग्जाम्पल की, तो फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन का जस्ट अपोजिट होता है, तो इसलिए वो क्या होगा एंडोथर्मिक रिएक्शन. अब एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे होगा फोटोसिंथेसिस, तो आपको याद होगा कि प्लांट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और वाटर लेते हैं और सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस रिलीज़ करते हैं. तो सनलाइट से वो क्या ले रहे हैं, लाइट एनर्जी. लाइट एनर्जी को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब. तो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, इसलिए किस तरीके की रिएक्शन हुई, एंडोथर्मिक. तो याद रखिएगा एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल आपका रेस्पिरेशन है और वहीं पर एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन है और एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल आपका फोटोसिंथेसिस है. क्लियर हो गई होगी ये बात आप लोगों को कि एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल रेस्पिरेशन और एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल फोटोसिंथेसिस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. नेक्स्ट, तो बच्चों यहाँ पर ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो 10th क्लास के लेवल तक हैं वो कंप्लीट होते हैं. नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन. बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है कि ये केमिकल रिएक्शन, इनके स्टेट्स, ये सब लिखने के पीछे क्या मकसद है, किस लिए ये ज़रूरी है इनके. तो इससे क्या होता है कि इससे जो हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ये हमारे लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होता है. ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत सी तरीके के देता है. लाइक हमें बताता है कि इसका कौन सा स्टेट ऑफ मैटर है, गैसियस है, लिक्विड है या सॉलिड है या एक्वस सॉल्यूशन है, किस तरीके की कंडीशन में जो है ये रिएक्शन हो रही है. ये सारी चीज़ें जो हैं हमें इससे पता चलता है. साथ ही साथ हमें केमिकल रिएक्शंस की बहुत से कैरेक्टरिस्टिक भी पता चलते हैं. लाइक अगर हम बात करें तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, जैसे कि आपने पढ़ा था सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, जब जिंक जो है आपका डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें जो सॉल्ट बनता है जिंक क्लोराइड या जिंक सल्फेट, उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है. तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस एक ही इस कैरेक्टरिस्टिक को बताता है. नेक्स्ट, चेंज इन कलर. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन citric acid and purple color potassium permanganate solution is characterized by a change in color from purple to colorless. या सिंपल एग्जाम्पल अगर आपको याद होगा तो वो हमने जो पढ़ा था डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, आपको याद होगा थर्मल डिकम्पोजिशन में सनलाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जब वो फोटोग्राफिक पेपर आता है जिस पर सिल्वर क्लोराइड की कोट होती है तो वो तो कलरलेस होता है या वाइट कलर का होता है, और जैसे ही वो सनलाइट की प्रेजेंस में आता है वो ग्रे कलर का हो जाता है क्योंकि सिल्वर अलग हो जाता है क्लोरीन से. तो इस तरीके से चेंज हुआ कलर में, कलरलेस से ग्रे कलर में. चेंज इन टेम्परेचर, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक के जितने भी रिएक्शन हैं जिसमें हीट रिलीज़ हो रही है और एब्जॉर्ब हो रही है उसमें टेम्परेचर का चेंज हो रहा है. लाइक आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत से एग्जाम्पल दिए हुए हैं. द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विक लाइम वाटर टू फॉर्म स्लैग लाइम इज कैरेक्टराइज्ड बाय चेंज इन टेम्परेचर विच इज़ अ राइज इन टेम्परेचर. और another example, the chemical reaction between zinc granule and dilute sulfuric acid is also characterized by a change in temperature which is a rise in temperature. So there are many examples which shows that reactions shows change in temperature. Next, change in state of substance.
अगर सब्सटेंस के स्टेट में चेंज होने की अगर हम बात करें तो उसका मोस्ट कॉमन एग्जांपल जो आप सभी ने देखा होगा, द कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स। जो कैंडल वैक्स होती है जब वो उसे हम जलाते हैं तो कंबशन रिएक्शन होती है इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। बिकॉज द वैक्स इज सॉलिड, वाटर फॉर्म्ड बाय द कंबशन ऑफ वैक्स इज अ लिक्विड at room temperature, whereas the gas release, which is carbon dioxide produced by the combustion of wax, is a gas. So there are some chemical reaction which can show more than one characteristic. One of them is change in state of substance. तो चेंज हो रहा है सब्सटेंस में। ऐसे आपने बहुत सी रिएक्शन लिखी हैं, पढ़ी हैं, अभी समझाई भी गई हैं आप लोगों को, जहाँ पर रिएक्टेंट किसी दूसरे स्टेट में होता है और प्रोडक्ट किसी दूसरे स्टेट में होता है, तो चेंज ही तो होता है स्टेट ऑफ मैटर में। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के हमने इतने सारे एग्जांपल देखें जहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट बन रहा है। लाइक अगर बेरियम क्लोराइड आपका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है और वाइट कलर का बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट बनाता है, साथ में हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है, या आपने सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड वाली रिएक्शन जो पढ़ी थी, तो ये सभी क्या है जिसमें AgCl का आपका सिल्वर क्लोराइड का वाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। तो ये सब एग्जाम्पल हैं आपके प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के। इस तरीके से जो है केमिकल रिएक्शंस अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को शो करता है, जो कि हमारे लिए इंफॉर्मेटिव होता है। इस तरीके से ये टॉपिक यहीं पे बच्चों एंड होता है। अगर आपको कोई दूसरी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।